हाँ देखिए, ये अनसोल्ड पेपर सॉल्यूशन तो 2023 का मैंने सेट लिया है, दूसरा सेट संख्या 2 बीटी। इसके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो इनको जरा देखते हैं सिस्टमेटिक कि इनके आंसर क्या होंगे और इनको एक्सप्लेन करते हुए हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो लेसन नंबर 4 में जिसमें पढ़ा है हमने बायो सेवर्ट का नियम, वहां म्यू0 और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन आता है। 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का रूट, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू है, उसमें मात्रक है मीटर पर सेकंड, और इस पर रूट है नहीं, तो इसका मैं अगर स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें केवल मात्रक चाहिए, तो मात्रक ये आया, तो इसका यूनिट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट ये। सेकंड, समीकरण E इक्वल टू P इंटू सी, जहां P संवेग है, मोमेंटम है, C प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला जो है 11 जो 12th क्लास है उसमें चैप्टर नंबर हम 11 में पढ़ते हैं, डॉल नेचर ऑफ मैटर। तो ये फोटोन के लिए फॉर्मूला लागू होता है, जो बल्ब से, सूर्य से जो रेडिएशन आ रहा है तो फोटोन के रूप में आ रहा है, उसके लिए फॉर्मूला लागू होता है। तो देखते हैं कौन सा है। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों के लिए, नहीं, फोटोन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तो ये केवल किसके लिए है? फोटोन के लिए। ये ठीक है। जैसे ही एक धातु, मतलब कोई चालक जैसे तांबा एवं अर्धचालक जैसे सिलिकॉन के ताप में वृद्धि की जाती है, अगर चालक और अर्धचालक को गर्म किया जाए तो हम जानते हैं कि चालकों की चालकता ताप बढ़ने पर घटती है और अर्धचालकों की बढ़ती है। तो वो ऑप्शन इसमें ढूंढना है। इसमें लिखा है दोनों की चालकता बढ़ती है, गलत। दोनों की चालकता घटती है, ये भी रॉन्ग है। धातु की चालकता बढ़ती है, जबकि रियल में हम जानते हैं ताप बढ़ने पर धातुओं की चालकता घटती है। ये लेसन नंबर 3 में लिखवाया जाता है। धातुओं की चालकता घटती है एवं अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ये ऑप्शन ठीक है। तो हम दोनों की ना याद करके एक की याद रखते हैं कि अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, और ऐसे याद रखते हैं कि धातुओं के इसके उल्टा हो जाएगा। चित्र में बिंदु A और B के बीच प्रतिरोध कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, समांतर में लगे हुए हैं, और इनका टोटल हम कर लें 1/10 प्लस 1/10 सॉल्व करेंगे तो 5 ओम आएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक डायोड लगा है और इस डायोड में करंट नहीं बहेगी। इसका कारण है डायोड का जो एन पार्ट है वो बैटरी के प्लस से जुड़ा है। तो एन भाग बैटरी के प्लस से जुड़ा है, तो ये उत्क्रम अभिनति में होगा, रिवर्स बायस होगा, इसमें करंट नहीं बहेगी। जब धारा इसमें नहीं जाएगी तो ये रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा। तो धारा हमारी करंट जाएगी इसमें होकर इधर को, ये करंट इस रास्ते से जाएगी और ऐसी होकर ये निकल आएगी। तो करंट केवल किस में जाएगी? एक 10 ओम में। तो ए और बी के बीच केवल 10 ओम काउंट होगा।
जो कि ये है। पांचवा खंड प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व को चैप्टर नंबर 6 में है, प्रेरकत्व को L से लिखा करते हैं और इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर, या इसी को हेनरी भी लिखते हैं, H साइंटिस्ट के नाम पर। अब देखा तो इसमें ये मात्रक यूनिट कहीं है ही नहीं, तो थोड़ा सा बच्चे ने लॉजिक लगाया और इसको देखा तो वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। तो इसके अनुसार V अपॉन I आया, जो कि बराबर होता है R के, रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो हम वोल्ट पर एम्पियर की जगह ओम लिख सकते हैं। तो हमने इसके स्थान पर लिखा ओम इंटू, और यहाँ क्या है? सेकेंड। तो ओम सिंबल ना बना के हम थ्योरेटिकल लिख देंगे ऐसे। तो L प्रेरकत्व के 3 मात्रक हो गए, ये, हेनरी और ये। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ये वाला ऑप्शन ठीक है। लास्ट 6 पार्ट 6, एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए। हम जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध कम रखा जाता है जिससे कि परिपथ की संपूर्ण धारा उसमें ही होकर जाए और पूरी धारा का वो मेजरमेंट दे सके। करंट उस रास्ते से जाना पसंद करती है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे अगर यहाँ का रेजिस्टेंस हो 1000 ओम और यहाँ का हो 10 ओम, तो करंट 10 ओम से ही निकलेगी, 1000 ओम की तरफ नहीं जाएगी, बहुत नगण्य करंट जाएगी। तो एमीटर का प्रतिरोध कैसा रखा जाता है? बहुत कम। इसमें पूछा है कि कम क्यों रखा जाता है? ऑप्शन है, ये अधिक गर्म नहीं होता, रॉन्ग। धारा बहेगी, तार तो गर्म होगा कैसा भी हो। यह अधिक धारा नहीं लेता, धारा कम ज्यादा कुछ भी नाप सकते हैं, एमीटर का काम यही है। ये अधिक धारा नाप सकता है, कम धारा होगी उसे भी नापना पड़ेगा। यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता। अगर रेजिस्टेंस कम है तो वहाँ वोल्टेज जो होगा उसका अवशोषण भी बहुत कम होगा, और जो मान हम नोट करेंगे, नोट करने वाले मान को कहते हैं प्रेक्षणीय, ऑब्जर्वेबल वैल्यू। वो जितनी आनी चाहिए लगभग उतनी आती है, चेंज नहीं होती। तो ये ऑप्शन ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस सेट के 6 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो किए। अब एग्जाम में इसके अलावा 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आते हैं, 1-1 नंबर के। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 2, और ये दूसरा पार्ट होता है, लिखा रहता है पेपर में, खंड ब। तो इसमें 6 क्वेश्चन होंगे। पहला पार्ट लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग लिखेंगे हम L = NH/2π। ये बोहर के परमाणु मॉडल के पहले पॉइंट से लिया गया है। बोहर के परमाणु मॉडल से। जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है या कोश की संख्या है, n = 1 2 3 ... अब इसमें एक L कोणीय संवेग है,
तो न्यूनतम कोणीय संवेग निकालने के लिए न्यूनतम कोणीय संवेग पूछा है, n का सबसे छोटा मान लिया जाएगा 1, तो 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई या L इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। चाहे तो प्लांक कांस्टेंट h की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो इतना ही लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट लिखा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित करो, डिफाइन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो ये लेंस है, और लेंस के मध्य में मिड पॉइंट पर एक पॉइंट होता है जहां से ये तो मुख्य अक्ष गुजर रही है और प्रिंसिपल एक्सिस, यहां बीच में एक पॉइंट होगा जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाए, उस पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तीसरा 6C12 और 6C14 में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की अधिकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन के 2 समस्थानिक दिए हैं, 6C12 6C14। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की अधिकता बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा है ये होते हैं प्रोटॉन, और ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग। तो मैं पहले प्रोटॉन लिखूंगा P इक्वल टू 6 और न्यूट्रॉन हो जाएंगे 12 माइनस 6 बराबर 6। इसमें प्रोटॉन हो जाएंगे 6 और न्यूट्रॉन हो जाएंगे 14 माइनस 6 बराबर 8। तो ये नहीं, ये तो ये पूछा था कि दोनों परमाणुओं में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अंतर है। तो प्रोटॉन में तो कोई अंतर नहीं, तो प्रोटॉन का डिफरेंस लिखेंगे तो आएगा 0, और न्यूट्रॉन का डिफरेंस लिखेंगे तो इसमें 6 है उसमें 8 है, तो 8 माइनस 6 बराबर 2, ये आंसर हो जाएगा। तीन खंड और बचते हैं, घ व और च, 6 पार्ट थे, एक एक नंबर के थे। देखें, घ एक एएमयू द्रव्यमान क्षति से कितनी ऊर्जा निकलती है। एक एएमयू क्या दिया है, द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा एम से। ऊर्जा पूछी है, एनर्जी, तो द्रव्यमान और एनर्जी में रिलेशन होता है E इक्वल टू mc², अगर m किलोग्राम में हो और AMU में हो तो एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा m इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा m की वैल्यू 1, 931, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा।
तो एक एएमयू द्रव्यमान से इतनी एनर्जी उत्पन्न होती है। पांचवा खंड, इसमें वैद्युत क्षेत्र दिया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, वैद्युत फ्लक्स पूछा है। तो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर, इसकी वैल्यू है 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन पर कूलम। क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल टू 10I कैप और इसमें J कैप नहीं है, ये मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स पूछा है। वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे किसी टॉर्च को अगर हम जलाएं रात को, तो टॉर्च में से एक फोकस सा निकलता हुआ दिखता है, वो कहलाता है ज्योति फ्लक्स। टंकी से पानी निकल रहा हो, वो कहलाएगा द्रव का फ्लक्स। ऐसे ही कहीं पर कोई चार्ज रखा है, जैसे बैटरी के सिरे होते हैं प्लस माइनस, तो बैटरी के प्लस सिरे से वैद्युत रेखाएं निकलती हैं, उनको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू, बहुत सरल है, दोनों वेक्टर ऊपर नीचे लिख लो। आई का गुणांक आई के नीचे, जे यूनिट वेक्टर जे के नीचे। इसमें जे है नहीं तो प्लस में 0 लिख लेंगे। अब क्या करना है, आई के गुणांक कितना है 3 और यहाँ कितना है 10, तो 10 की गुणा 3 से होनी है और 10 तियां 30, यही आंसर हो गया। ये जो मात्रक दो है, तो इसका मात्रक हो जाएगा, इनकी गुणा हो जाएगी, बस ये आंसर हो गया। जो वेक्टर दिए थे उन्हें ऊपर नीचे लिखा, आई यूनिट वेक्टर को आई के नीचे, जे को जे के नीचे, कोई सा नहीं है तो उसे 0, और फिर अंकों की इनकी गुणा कर दी, 3 की 10 से 30। आई डॉट आई को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसका मान 1 होता है। आंसर हो गया। छठा खंड, लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है? पिछले 3-4 साल से बहुत पूछा जाने लगा है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। तो ये हमारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट खंड, तीसरा खंड है सेट, और क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट। ये कितने नंबर के क्वेश्चन है? 2-2 नंबर के हैं। सुने, पहला पार्ट, हीलियम आयन के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा बताओ। He+ और ब्रैकेट में लिखा है Z बराबर 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 ही होता है। के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करो। ये हो गया। तो कुछ थोड़ी सी बात बताना चाह रहे हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कोष होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, ऐसी परमाणुओं के भी विभिन्न एनर्जी लेवल होते हैं।
ये फ्रैंक और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया है। तो ये एनर्जी लेवल दिखा रहा हूं मैं कुछ। ये है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। तो जो पहला लेवल है उसे कहते हैं मूल ऊर्जा स्तर, और उससे ऊपर के जो होते हैं ये कहलाते हैं उत्तेजित स्तर। उत्तेजित में ये वाला आएगा, ये कहलाएगा प्रथम उत्तेजित। तो यहां एक पहली बात तो ये ध्यान देनी है कि प्रथम उत्तेजित अवस्था को जब हम लिखेंगे तो n का मान 2 लेना पड़ेगा। हीलियम एटम की एनर्जी निकालनी है n बराबर दूसरे लेवल में, जब हीलियम का परमाणु यहां पर हो। निकालना क्या है? ऊर्जा। तो एकल परमाणुओं के लिए बोहर ने ऊर्जा निकालने का एक सूत्र दिया था, वो फॉर्मूला है E इक्वल टू -13.6 Z²/n²। यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 अपॉन Z की वैल्यू क्या आएगी? 2। n की वैल्यू भी क्या आएगी? 2। तो यहां आएगा 2 का स्क्वायर और नीचे भी 2 का स्क्वायर। ये 2 के स्क्वायर गए कट, तो बचता क्या है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस लेवल में इस हीलियम के आयन की जो एनर्जी होगी वो इतनी होगी, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के पहले लेवल में होती है। तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो एक डेफिनेशन है, एक फॉर्मूला है। तो पहले पूछा है अपवाह, इसका दूसरा नाम है अनुगमन वेग, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन, किसी धातु के तार को, जैसे तांबे के तार को बैटरी या विद्युत क्षेत्र से जोड़ने पर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। किसी तार को बैटरी से जोड़ने पर तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? Vd से, और इसका मान होता है लगभग ये। तो डेफिनेशन मैंने बोल के सुना दी, सरल है। अब पूछा है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में रिलेशन, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है J इक्वल टू N/Vd। ये धारा घनत्व है, ये अनुगमन वेग है। तो इसके आंसर हो गए। तीसरा खंड, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। तो इसे भी 2 भाग में तोड़ दिया, 1-1 नंबर का। पहले है द्रव्य तरंगें, इसकी डेफिनेशन, और फिर है डी ब्रोगली समीकरण। जब कोई कण, पदार्थिक कण का मतलब जिसमें द्रव्यमान हो, जब कोई पदार्थिक कण गतिमान होता है, जैसे गेंद फेंक दी, जब कोई कण गति करता है तो उससे एक तरंग जुड़ी होती है, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई।
गतिमान कण से जुड़ी तरंग को द्रव तरंग कहते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या है? उस तरंग की तरंग दैर्घ्य निम्न सूत्र से लिखी जाती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी या एच अपॉन पी। एच है प्लांक कांस्टेंट और पी है उस गतिमान वस्तु का संवेग। लेकिन व्यवहारिक रूप में जो वस्तुएं चलती हैं, गेंद या बाइक, कार, इनके द्रव्यमान अधिक हैं, संवेग अधिक होगा, इसलिए इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, जिसे प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है उसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जा चुका है। फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट ही था ग्रह खंड। एक इसमें जो गय है, गय बीच में छूटा है अभी, ये गय था। तीसरा पार्ट गय छूट गया था। इसमें लिखा है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विभव का सूत्र प्राप्त करो। निगमन है छोटा सा। और इस तीसरे क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन दिए हैं, कैक है, गैग है। तो हमारा घ पहले हो गया, गय अब हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द्विध्रुव की अक्ष पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव का सूत्र। तो द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे नमक NaCl, HCl, जिसमें एक प्लस का चार्ज हो, एक माइनस का, आवेश बराबर हो लेकिन विपरीत प्रकृति के हो, एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। तो इस तरह के संयोजन को द्विध्रुव कहते हैं। ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का है। इनकी पूरी जो लेंथ है वो है 2a। ये मिलाने वाली रेखा कहलाएगी अक्ष। तो इसकी अक्ष पर यहां कोई पॉइंट मान लिया आपने P। अब P बिंदु की दूरी इससे नापे या इससे नापे, बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो ना इधर से नापेंगे ना इधर से, बीच में से ले लेंगे। तो मिड पॉइंट से ले लेंगे। कितनी ले ली? R। मिड पॉइंट जब कर दिया तो 2a 2 भागों में बट गया, आधा इधर आधा इधर, तो ये हो गया A, ये हो गया A। अब डायग्राम से अगर देखें तो ये वाला आवेश, ये चार्ज R से ज्यादा दूरी पर है। कितनी? A। तो इस चार्ज की जो डिस्टेंस है वो है R प्लस A। और ये वाला जो आवेश है वो R से कम दूरी पर है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस A। बिंदु P पर टोटल विभव, एक सिंगल चार्ज का विभव होता है, पोटेंशियल होता है KQ/R। इस फॉर्मूले को मैं 2 बार अप्लाई करूंगा, एक बार इस चार्ज के लिए, एक बार इसके लिए। इसके लिए करेंगे तो R की जगह पे ये आएगा, और इसके लिए करेंगे जब तो R की जगह ये आएगा। तो पहले इसके लिए KQ, R की जगह आएगा R प्लस A। और जो पहला चार्ज है हमारा माइनस का है, तो यहां माइनस आएगा। B2 फिर से यही फॉर्मूला, KQ/R, R की जगह, फिर से सुनेंगे, 2 चार्ज थे, 2 पोटेंशियल जोड़ दिए। V1 की जगह भी यही फॉर्मूला आया, V2 की जगह भी यही आया। R दोनों का चेंज हो गया, इसमें R ये लग गया, इसमें R ये लग गया।
और पहले वाले में आवेश माइनस का लग गया। के क्यू हो गया कॉमन, तो अंदर बचेगा 1/r प्लस ए 1/r माइनस ए। के क्यू, इसका एलसीएम लेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, r प्लस ए r माइनस ए, ये इधर आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस इसके चिन्ह बदलेगा, -r प्लस ए, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी r प्लस ए, r से r कट गया, के क्यू इंटू ए प्लस ए 2a अपॉन, इसका हो जाएगा r² माइनस a²। फैक्टर हो रहे हैं, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। Q इंटू 2a ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो K इंटू P अपॉन a², द्विध्रुव की लेंथ डायग्राम में बड़ी है, रियल में बहुत छोटी होती है, तो इसे इग्नोर कर देंगे, तो अपॉन में क्या बचा, r², यही प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस अनसोल्ड पेपर के इस वीडियो में 3 क्वेश्चन किए, जिसके विभिन्न पार्ट हमने पूरे किए हैं। और चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आगे चौथा 4th क्वेश्चन करूं, तो उसे हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।